प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चार अंकों के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। वैसे आपको मालूम ही होगा कि आपकी इस वर्ष की परीक्षा में 4 अंक के 4 प्रश्न आना है। याद दिला दें आपको, अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यहाँ से आएगा 4 अंक का प्रश्न। फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से 4 अंक का प्रश्न आएगा। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, यहाँ से आएगा एक प्रश्न 4 अंक का। और एक आएगा उपभोक्ता का अधिकार, यहाँ से। ये महत्वपूर्ण वीडियो है विद्यार्थी। यदि आप एक बार अच्छे से पूरे ध्यान से देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद आ जाएंगे और समझ भी लेंगे, तो अपनी भाषा में भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और उपयोगी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्यासी क्लासेस। तो शुरुआत करते हैं सरल से कठिन की ओर। तो सबसे सरल जो यहाँ पर 4 अंकों के प्रश्नों में लग रहा है हमको, उपभोक्ता का अधिकार। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन उपभोक्ता का अधिकार पढ़ेंगे, अध्याय इसका अध्ययन करेंगे। तो ये तो जान जाए कि उपभोक्ता कौन है। भाई आप ये बताइए कि जैसे आपको बिस्कुट खरीदना है ना, तो आपने बिस्कुट की आवश्यकता है आपको, तो जाकर के खरीदा और उसका उपभोग कर लिया, तो आप हो गए उपभोक्ता। अब देखिए उपभोक्ता की परिभाषा लिखी हुई, ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और फिर उनका उपयोग कर लेते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये उपभोक्ता की परिभाषा हुई, जानना जरूरी था। अब मुख्यतः इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि उपभोक्ता के शोषण के कारण, उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, कारण क्या है उनका। ठीक है, यानी कारण जानेंगे और फिर बचने के उपाय जानेंगे और इसके बाद फिर अधिकार भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपभोक्ताओं के शोषण के कारण, किन कारणों से उपभोक्ताओं का शोषण हो जाता है। तो प्रश्न है, उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण बताइए। 4 कारण लिखना है। तो अब आपको विचार करना कि उपभोक्ता यानी आप हम सब उपभोक्ता ही तो कहलाए। तो शोषण के 4 कारण क्या हो सकते हैं, उनका शोषण किस प्रकार से हो सकता है। तो उत्पादकों द्वारा या व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण किया जाता है, क्योंकि हमें सामान अपने घर में तो बनाया नहीं, हम लेंगे कहाँ से, व्यापारी से। और व्यापारी कहाँ से लेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों से डायरेक्ट ना लेकर के थोक व्यापारी से लेगा, अंततः वह उत्पादक के पास ही आएगा। तो उत्पादक और व्यापारी द्वारा किसका शोषण किया जा सकता है, उपभोक्ता का, यानी जो उनके यहाँ सामान खरीदता है। तो किन कारणों से किया जा सकता है, तो जल्दी से जाने, ज्ञान की कमी के कारण। यानी कि अगर हमें सही जानकारी नहीं है कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, किस प्रकार की वस्तु है, इसकी गुणवत्ता कितनी है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हमें कोई भी क्या बना सकता है, आपकी भाषा में समझ गए ना, है ना, तो ठग सकता है। तो सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, ज्ञान की कमी, है ना। किन कारणों से शोषण किया जा सकता है उपभोक्ता का, ज्ञान की कमी से, मैंने अंडरलाइन किया ये। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल करना पड़ेगा। तो बाजार में उपलब्ध बहुत से उत्पाद के विषय में उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वे आसानी से ही दुकानदार की झांसे में आ जाते हैं। दुकानदार ने बढ़ा चढ़ा करके बता दी वस्तु ऐसी है, फलाना है, ठिकाना है, खूब लंबी चौड़ी बता दिया, तो अपन उसकी झांसे में आ गए और ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं और उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शोषण हो जाता है ना। तो एक ये हुआ ज्ञान की कमी। उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है, ज्ञान की कमी के कारण। फिर दूसरा, सीमित आपूर्ति। विद्यार्थियों, सीमित आपूर्ति, जिस चीज़ को आप खरीदने जाते हैं और ये वही वस्तु आपको बहुत आवश्यकता है उसकी और वह मार्केट में बहुत कम मात्रा में है, तो क्या करेगा भाई दुकानदार, मनमानी करेगा ना। उसकी मूल्य अगर 10 रुपया है तो कहेगा लेना है तो ले 20 रुपया में, नहीं तो ना चल आगे बढ़, कई ग्राहक हैं, इस टाइप से। तो सीमित आपूर्ति कहने का मतलब, जब कभी किसी वस्तु की मांग बाजार में बढ़ जाती है तो दुकानदार ग्राहकों का शोषण करने लगता है, शोषण का उसको मौका मिल जाता है। ठीक है, और वे ऐसी चीज़ों को दबा
देते हैं, दबा लेते हैं, यानी देखना कि हाँ इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो उसको शॉर्टेज कर लेते हैं, है ना। उसको दबा दिए, मतलब अभी नहीं बेचना, कह दिए ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो भाई उपभोक्ता को तो ज़रूरत है ना, तो क्या करेगा उपभोक्ता, ऊंची कीमत में वह वस्तु खरीदता है और दुकानदार उनको ऊंची कीमत में बेचते हैं। तो इस प्रकार सीमित आपूर्ति से भी वह वस्तु मतलब महंगी मूल्य पर अपन को मिलती है। तो दूसरा कारण क्या हो गया उपभोक्ता के शोषण का, सीमित आपूर्ति। भाई अगर आपूर्ति खूब ज़्यादा होती तो कैसे शोषण कर सकता था, है ना। वो यहाँ नहीं मिलती वस्तु तो दूसरी जगह ले लेते। आया क्लियर दूसरा पॉइंट समझ में। अब तीसरा पॉइंट, सीमित प्रतिस्पर्धा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझिए। जैसे अगर ये बताइए कि आप किसी गांव में रहते हैं, अब गांव में एक ही किराना दुकान है, एक ही किराना दुकान है। अब आपको सामान लेना है तो भाई वो सस्ता दे तो महंगा दे तो आपको तो लेना उसी से पड़ेगा, उसका कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। तो सीमित स्पर्धता, यानी उसका अगर उसको कंपटीशन देने वाला कोई दुकानदार दुकान और खोल लिया तो वो ग्राहक उसके पास गया, यदि वहाँ पर महंगा दे रहा है तो कह चल हम तुम्हारे यहाँ से नहीं लेंगे, दूसरी जगह पर ले लेंगे। लेकिन अगर इकलौता रहेगा, ये दुकानें इसकी संख्या बहुत कम होगी तो अपन को लेना पड़ेगा, जिस कीमत में दे रहा है उसी कीमत में। तो यदि स्पर्धता मतलब प्रतियोगिता, एक प्रकार से कंपटीशन कम है, सीमित है, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार बढ़ जाता है ना। कुछ क्षेत्रों में उत्पादकों के एकाधिकार के कारण सीमित प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे उत्पादक ऐसी वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं, है ना। इस प्रकार इससे भी वस्तुओं का उपभोक्ताओं का शोषण होता है। क्लियर, आपको समझ में आया। अगला पॉइंट, ये भी तो बहुत ज़्यादा आजकल यही तो चल रहा है विद्यार्थी, इसके कारण उपभोक्ता बहुत ज़्यादा शोषित हो जाते हैं। आकर्षक विज्ञापन टीवी में आया, ये अब कहना नहीं चाहिए, हीरो हीरोइन फलाना ठिकाना, बहुत सारे एक्टर्स ये आए, फलाना ठिकाना मेरी सुंदरता का राज, मेरे ये और वो, है ना, को मंजन कर रहे हैं और कह रहे हैं दांत चमक गए, बाल में तेल लगाया नहीं, कहते इतने बड़े बड़े हो गए, कई प्रकार से बहुत। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं लोग सामान खरीदते हैं और हकीकत में वैसा उसमें कुछ रहता नहीं है। तो कई बहुत सी कंपनियां होती हैं, वस्तुओं का बड़ा बड़ा आकर्षण करती हैं और उनका बहुत अच्छा एडवर्टाइज करती हैं, विज्ञापन करती हैं, जिसमें मतलब उन वस्तुओं के गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आकर्षक विज्ञापन भी उपभोक्ताओं के शोषण का कारण बनता है। तो ये पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। आप देखिए पॉइंट याद रखिए, डिटेल तो आप अपने मन से अपनी भाषा में कर सकते हैं और करना चाहिए। अब इसका एक और पॉइंट है, साक्षरता का कम होना। भाई साक्षरता अगर कम है, अपन पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वस्तु में कीमत ही नहीं पढ़ पाएंगे अपन की कितना लिखा है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है वगैरह, उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे, निरक्षर हैं। तो भैया जितने दुकानदार ने दे दिया उतने ही अपन पकड़ करके उस वस्तु को मूल्य दे करके चले आए और अपन को उसने ठग लिया। तो साक्षरता का कम होना भी उपभोक्ताओं के शोषण का कारण है। इसमें पॉइंट पढ़े दे रहा हूँ कि बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो निरक्षर हैं, वे वस्तुओं को खरीदते समय उस पर लिखी गई जानकारी को नहीं पढ़ पाते और शोषण का शिकार बन जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि उपभोक्ताओं के शोषण के कारण कौन कौन से, ठीक है। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रकार, यानी कितने प्रकार से शोषण किया जा सकता है उपभोक्ता का, या दुकानदार या उत्पादक कितने प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण कर सकता है। तो प्रश्न बना कि उपभोक्ता शोषण के 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। हाँ बता दूं, वैसे ये प्रश्न आपके प्रश्न बैंक से नहीं है, ये परीक्षा अध्ययन से है, ठीक है ना। तो आपको तो सिर्फ समझना है, आपको दिख रहा होगा वैसे, है ना। चलिए प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। यह उपभोक्ता शोषण के प्रकार। तो उपभोक्ता का शोषण निम्न प्रकार से करते हैं। पहला क्या है, मिलावट एवं शुद्धता अशुद्धता। मिलावट और अशुद्धता, भाई वस्तुओं में मिलावट करके
उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। अपन कोई भी सामान खरीदने जाते हैं और यदि उसमें मिलावट होती है तो आखिर हमें तो मूल्य उस वस्तु का देना पड़ता है ना। तो उसमें जैसे चावल आपने खरीदा, आपको खरीदना है चावल, अब उसमें सफ़ेद कंकड़ मिला करके उसका वजन बढ़ा करके तौल दिया गया, तो कंकड़ को चावल के दाम पर अपन को बेच दिया उसने, है ना। तो अपना शोषण ही तो हुआ, है ना। डिटेल में पढ़ ले अपन। मिलावट का आशय है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तुओं को मिला देते हैं, महंगी वस्तु में कुछ सस्ती वस्तु जो उसी से मिलती जुलती होती हैं उनको मिला देते हैं। इससे कई बार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की भी हानि होती है, नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। विद्यार्थी लाभ के लिए, तनिक लाभ के लिए दुकान वाले या कंपनी वाले ये नहीं देखते हैं और उसमें मिलावट कर देते हैं, तो कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य की भी हानि हो जाती है। चावल में सफ़ेद कंकड़, मसालों में रंग, तुअर दाल में खेसरी दाल, है ना, और या अन्य महंगे खाद्य पदार्थों में कुछ हानिकारक वस्तुओं को भी मिलावट कर देते हैं, जिससे अधिक लाभ अर्जन किया जा सके। भाई हानिकारक वस्तु मतलब उनको ये मतलब नहीं रहता कि इससे भाई उपभोक्ता को नुकसान होगा कि क्या होगा फलाना ढिकाना, उसको सिर्फ अपने लाभ के लिए दिखाई देता है। तो उपभोक्ताओं के शोषण में पहला प्रकार हुआ मिलावट, है ना, मिलावट अशुद्धता। दूसरा अधिक मूल्य बढ़ा करके भी शोषण करता है दुकान वाला, है ना। प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP से भी अधिक कीमत पर मनमानी कीमत ले लेता है। और अक्सर यह देखा गया कि जब हम दुकान से महंगी वस्तु खरीद लेते हैं तो और वही वस्तु हम किसी और दुकान में जा कर के देखते हैं तो कम कीमत में मिल जाती है। यदि हम अंकित मूल्य दिखाते हैं तो कई बार वह कारण बता देता है कि भाई स्थानीय कर लग गया, टैक्स लग गया, फलाना है ढिकाना है, तो अधिक मूल्य लेकर के भी शोषण करता है। फिर तीसरा पॉइंट है झूठी अथवा अधूरी जानकारी देकर। उत्पादक हो या विक्रेता कई बार ग्राहक को गलत और अधूरी जानकारी देता है, इससे ग्राहक गलत वस्तु खरीद करके फंस जाते हैं और उनका पैसा बेकार चला जाता है ना। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, इको फ्रेंडली रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इन चीज़ों का क्रय करते समय, खरीदते समय संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती और वस्तु को खरीदने के बाद उपभोक्ता परेशान होता रहता है। इस प्रकार से भी शोषण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है घटिया गुणवत्ता, बहुत खराब माल, है ना, घटिया गुणवत्ता। जब कुछ वस्तुएं बाजार में चल रही होती हैं तो कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी जल्दी धन कमाने की लालसा में उसका डुप्लीकेट उतार देते हैं ना, नकली सामान उतार देते हैं नकल करके, है ना। तो बाजार में नकली माल मिलने लगता है और बेचारा उपभोक्ता नहीं समझ पाता कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, और नकली सामान खरीद करके ले जाता है और उसको कीमत पूरे असली सामान की देनी पड़ जाती है। तो ऐसे में दुकानदार भी ग्राहक को घटिया सामान दे देते हैं, और क्योंकि ऐसी वस्तु के बेचने में उनको ज़्यादा अधिक लाभ होता है ना, तो इस प्रकार उपभोक्ता ठगा जाता है, उसका शोषण होता है। फिर अगला पॉइंट है, ये भी बहुत देखने को मिला है, नाप तौल में गड़बड़ी। भाई अपन खरीदने गए 1 किलो, अब 1 किलो में उसने 10-20 ग्राम भी बचा लिया, तो दिन भर में अगर उसने समझ लो 100 किलो करीब बेच भी लिया तो थोड़ी करके उसका कितना ज़्यादा वो फायदा कमा लेगा है, और वो सब कहाँ से हुआ, शोषण से, है ना। तो नाप तौल में गड़बड़ी, कई बार माप तौल में विक्रेता कई प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, जैसे बाँट बनाते समय उसको नीचे जो लगा रहता है उसको अलग कर देते, खोखला बना लेते बाँट को, है ना। और फिर कई बार तो ऐसा कर देते हैं, चुंबक वगैरह भी लगा देते हैं पल्ले के नीचे, ये ना चुंबक लगा देते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो नाप तौल में गड़बड़ी करके भी ठगा जा सकता है, शोषण करते हैं। फिर अगला पॉइंट है बिक्री के पश्चात असंतोषजनक सेवा। भाई पहले तो बहुत ज़्यादा लुभावने वादे किए कि आप ये
सामान ले जाइए, कोई भी गड़बड़ी होगी तो फुल गारंटी है, हम आएंगी घर से ले जा कर के सुधरवा करके आपको दूसरे दिन ही अगर नहीं सुधरते दूसरे दिन नई वस्तु दे देंगे। इस कई प्रकार से लोभ लालच दे दिए और जब ग्राहक सामान ले गया तो बिगड़ गई कोई भी सामान वस्तु। अब आप जाकर के शिकायत करते हैं तो कहते हैं अभी नहीं सुधरेगी, या ला करके डाल दो, फिर 8 दिन 10 दिन 15 दिन लग गया, है ना। तो सेवा नहीं देना। तो बिक्री के पश्चात असंतोषजनक सेवा, जब उपभोक्ता वस्तु खरीद नहीं लेता तब तक उसे तरह तरह के लालच, लोभ इत्यादि देते हैं और बाद में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बहुत आकर्षण वर्णन करते हैं कि मतलब आपको ये लाभ होगा, ये ऐसा होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, किंतु बाद में सेवाएं उचित समय पर प्रदान नहीं की जाती, ठीक है ना। तो तथा उपभोक्ताओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता क्या होता है, परेशान होता रहता है। तो ये उपभोक्ता शोषण के क्या हुए प्रकार। अभी आपने सबसे पहले जाना कारण, फिर जान लिया आपने प्रकार। अब बचने के उपाय भी तो जान लें कि शोषण ना हो उपभोक्ता का। तो चलिए अब बचने के उपाय भी जान लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के 5 उपाय लिखिए। शोषण से बचाने के उपाय, तो ये वैसे आपको समझना भी चाहिए। एक उपभोक्ता के नाते हम बाजार में ठगे न जाएं, इसके लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए अच्छे से समझिए, दैनिक जीवन की बातें हैं ये सब कुल मिला करके। पहला, रसीद प्राप्त करना चाहिए भैया, बिल लेना चाहिए अपन को, पक्का बिल लेना चाहिए, रसीद प्राप्त करना चाहिए। किसी वस्तु को खरीदते समय खरीदने के साथ ही उसका कैश मेमो यानी बिल लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब वस्तु खराब निकले या घटिया निकले, है ना, तो उस स्थिति पर हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित समय के पूर्व ही अगर कोई वस्तु खराब हो गई जिसको ने दिया, तो हम जाकर के कोई कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं कि हमने इस दुकान से ख़रीदा, इसने हमको घटिया सामान दे दिया, है ना। और जब हमारे पास ना कोई रसीद रहेगी ना कोई बिल रहेगा तो दुकान वाला मिट जाएगा, कलयुग है, कह देगा मेरी दुकान से लिया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से ख़रीदा, हम तो ऐसा सामान रखते ही नहीं, है ना। तो पहला कार्य हो गया रसीद प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट चलते हैं विद्यार्थी। दूसरा पॉइंट है मानकीकृत वस्तुओं का क्रय करना, जिसमें ISI मार्क वगैरह लगा रहता है, स्टैंडर्ड उनका मतलब होता है। ऐसी वस्तु ब्रांडेड वस्तुएं ही लेना चाहिए जिसमें मार्क ISI मार्क, एक मार्क या हॉल मार्क वाली वस्तुएं हों, वो मानकीकृत वस्तु मानी जाती हैं। इनको खरीदना चाहिए क्योंकि इनको ये मार्क ऐसे ही नहीं मिल जाते, ISI एक मार्क व हॉल मार्क ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनका पहले वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, जांच पड़ताल होती है। तो इसलिए यह वस्तुएं जो बनाते हैं लोग तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बाज़ार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, किंतु शोषण से बचने के लिए हमें या उपभोक्ता को हमेशा मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड वस्तुएं ही खरीदना चाहिए, जिनमें ISI मार्क, एग मार्क या हॉल मार्क वगैरह हो, है ना। फिर तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की शिक्षा। उपभोक्ता को ज्ञान होना चाहिए सभी चीज़ का कि शोषण में निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता। एक एडवर्टाइज भी आता है, जागो ग्राहक जागो, है ना, इसीलिए तो है वो। तो उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता, सरकार ने उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, अभी अपन देखेंगे, किंतु यह देखा गया कि जन सामान्य को इनकी जानकारी ही नहीं है कि कौन कौन से कानून है, क्या क्या हमारे अधिकार हैं, है ना। तो अतः उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, तो मतलब ज्ञान होना चाहिए, तो क्या होगा, उपभोक्ता ठगा नहीं जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। भाई पहले आप अच्छे से जांच परख लें, विज्ञापन के चक्कर में न फंसें। विज्ञापन तो बढ़िया बढ़िया बना करके, है ना, दे दिए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों का दूरदर्शन या अन्य माध्यमों से, टीवी के माध्यम से आकर्षक विज्ञापन करवाती हैं, है ना। और इसका उत्पादक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल उत्पादक ही समझता है अरे अच्छा ये इनका यूज करते हैं तो मैं भी यूज करूं, मैं भी इनके जैसे सुंदर बन जाऊंगा, फलाना ठिकाना, है ना, मैं भी ये वस्तु खरीदूंगा। ये मतलब
आप समझ गए, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हो, है ना। तो टीवी में जो एडवर्टाइज आते हैं, यहाँ वहाँ आप देखते हैं, तो उनकी बजाय आप क्या करें, पहले उसकी गुणवत्ता को परखें, पहले अनुभव से देखें कि हाँ उसने वो वस्तु की क्वालिटी कैसी है, कैसा क्या है ना। तो विज्ञापनों के बहकावे में ना आए, क्योंकि विज्ञापन बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दिखाई देते तो उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वह वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु उपभोक्ताओं को विज्ञापन से सावधान रहना चाहिए। वस्तु खरीदने से पहले क्या कर लेना चाहिए, वस्तु खरीदने के पहले क्या कर लेना चाहिए, उसकी गुणवत्ता, उसकी कीमत, उसकी मात्रा आदि की जांच कर लेनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट ये है भाई, खराब होने की स्थिति की जांच। एक्सपायरी डेट बहुत देखना चाहिए, आजकल बहुत धंधा चला है एक्सपायरी डेट वाला जो सामान होता है, तो कहते हैं गांव में शिक्षा का स्तर कम है, भेज दो गांव की दुकानों में पलटा दो तो वहाँ बिकती रहेंगी, है ना। और बेचारे लोग ले भी लेते हैं और इसी के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रकार का नुकसान होता है। क्या होता है, ख़ास तौर पे दवाओं में, दवाई अपन खरीदें तो बहुत ज़रूरी है, देख लेना चाहिए हमें सदैव वस्तुओं के निर्माण की तिथि, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, है ना, और ख़राब होने की तिथि अवश्य देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस तिथि के बाद वह वस्तु प्रभावी नहीं होती बल्कि उसके बुरे प्रभाव होने की संभावना होती है। उदाहरण दवाएं या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री में कई बार लिखा रहता है विद्यार्थी, एक्सपायरी डेट नहीं लिखा रहती, उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर यूज़, यानी कि इसके मतलब वो समय तिथि दे दी जाती है कि इसके पहले आप इसका यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बाकी फिर इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आपने उपभोक्ताओं के शोषण के कारण और प्रकार और बचने के उपाय जान लिए। अब ये भी तो जाने लेते हैं अपन कि उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से होते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रश्न आया कि उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकार की व्याख्या कीजिए। लिखेंगे, उपभोक्ताओं के अधिकार का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में और 1991 और 93 के संशोधनों में किया गया है। ठीक है, उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं। यदि आपको ये डेट याद नहीं रहती तो चिंता न करें, सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। वैसे लिखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकार निम्नलिखित हैं करके, ऐसा करके पहला दूसरा करके उत्तर दे सकते हैं। पहला कौन सा है, सुरक्षा का अधिकार। भाई सबको सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसी वस्तुओं की बिक्री के लिए अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में जो एक सेफ्टी वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व का कार्य क्या होता है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उसका कुकर का ढक्कन नहीं खुल पा रहा है, तो विस्फोट होने की बजाय क्या हो जाना चाहिए, वहाँ सेफ्टी वाल्व अपने आप फट जाना चाहिए, सेफ्टी वाल्व खुल जाना चाहिए, जिससे वहाँ से गैस निकल जाए और कुकर फटने से बच जाए, जिससे भयंकर दुर्घटना होने से बचाव हो सकता है। तो ये चीज़ होना चाहिए सुरक्षा का अधिकार, यानी इस कानून के तहत ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नियम या कानून दायरा होना चाहिए जिससे उत्पादक को वो सेफ्टी वाल्व लगाना अनिवार्य हो। यदि वो सेफ्टी वाल्व न लगाए तो उसका सामान क्या ना होना चाहिए, ISI मार्क उसको नहीं मिलना चाहिए, इस टाइप से गुणवत्ता का मार्क नहीं मिलना चाहिए। तो ये है सुरक्षा का अधिकार। अब फिर दूसरा है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भी होना चाहिए किसके पास, उपभोक्ता के पास। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पूछ सके, जान सके, उसकी मात्रा कितनी मात्रा में है, ये उसकी शुद्धता, है ना, और उसका मूल्य इत्यादि के बारे में सब कुछ वह जान सके, जिससे वह अपने आप को शोषण से बचा सके। तो सूचना का अधिकार है किसको, उपभोक्ता को। अगला है चुनाव का अधिकार, चुनने का अधिकार। भाई विकल्प मौजूद हो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कई बार होता है कि अपन गैस सिलेंडर खरीदने गए, अब कंपनी वाला कहता है भाई सिलेंडर के साथ हम चूल्हा देंगे। अब आपको चूल्हा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको अब सिलेंडर के साथ चूल्हा खरीदना ही पड़ रहा है, उसका मूल्य देना ही पड़ रहा है। तो ऐसा ना होना चाहिए, चुनाव का अधिकार होना चाहिए। आपको जो खरीदना है वही खरीदें, है ना।
कोई बाध्य न करे कि नहीं इसके साथ आपको ये चीज़ लेना ही पड़ेगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट हुआ चुनाव का अधिकार, यानी हर उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह देख परख करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का चुनाव कर सके और उसी को खरीदे, उसी का मूल्य चुकाए। फिर अगला पॉइंट आता है सुनवाई का अधिकार। ठीक है, दिख रहा हुआ आपको, सुनवाई का अधिकार चौथा है कि अगर कोई परेशानी दिक्कत जाती है उपभोक्ता को तो वो अगर कहे तो उसको सुने भी तो कोई, है ना। कुछ कहीं शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो कोई सुने उसकी। तो उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के अनुसार उसको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने में सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ता को दिया गया है। ठीक है, उपभोक्ता फोरम आपने सुना होगा नाम, है ना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं पांचवा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार भी दिया गया है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग बनाने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे, है ना। कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, कई भाई अशिक्षित उपभोक्ता भी तो होते हैं, तो उनको शिक्षित करने की मीन्स अधिकारों के बारे में बताने का सरकार का दायित्व होता है। ठीक है, तो उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तु के गुण दोष की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के पहले उसकी जानकारी का प्रयोग कर सके। फिर छठवां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। प्रस्तुतिकरण का अधिकार, हर उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के सामने अपनी समस्या को कैसे रख सके, समस्या को प्रस्तुत कर सके और ये संगठन उसकी समस्याओं का निदान और समाधान करने में मदद करें। विद्यार्थियों, अभी बता दें कि उपभोक्ता संगठन हमारे भारत देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। क्या अकेले उपभोक्ता की आवाज़ कौन सुनता, बताइए। इतने बड़े बड़े कंपनी मालिक हैं, अगर आप कहते हैं कि आपका ये सामान ख़राब है, ये ख़राब निकल रहा है, इससे हमको ये नुकसान हो गया, तो क्या आपकी आवाज़ सुनने वाला था? कभी नहीं सुनता ना। लेकिन हाँ, जब उपभोक्ताओं का संगठन बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया, है ना, कानून बन गया, तो उसके तहत उनको सुनना पड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये उपभोक्ता प्रस्तुतिकरण का अधिकार हर उपभोक्ता को है। तो अभी आपने उपभोक्ताओं के क्या जान लिए, अधिकार भी जान लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई और इसके विकास के बारे में पता लगाइए। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है ना, व्याख्या कीजिए इस टाइप से। तो जानते हैं उपभोक्ता आंदोलन कब होता है भाई, जब कभी असंतोष होता है, संतोष नहीं होता है, मतलब कोई उत्पीड़न होता है, तो उत्पीड़न असंतोष के खिलाफ ही तो क्या आवाज़ उठाई जाती है। आपने देखा ना, अक्सर करके यहाँ वहाँ हड़ताल सुनते, हमारी मांगें पूरी करो, इस टाइप से नहीं बोलते रहते हैं। तो कोई मांग होती, कोई असंतोष होता है ना, तो आप ये समझिए। तो इसी प्रकार उपभोक्ताओं में बहुत असंतोष था पहले, क्योंकि पहले कोई नियम कानून नहीं थे ना। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? असंतोष के कारण हुआ। उपभोक्ताओं में असंतोष क्यों आ गया, चलिए देखते हैं। उपभोक्ताओं में असंतोष के अनेक कारण थे, जैसे आपने पढ़ ही लिया है अभी, जैसे खाद्य पदार्थों की कमी कर दी कि भाई है ही नहीं, दबा लिए माल को, कहते जब तंगाई है, जब ये तेज हो जाएगा सामान तब बेचेंगे, है ना। तो खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, इसी को अपन जमाखोरी भी कहते हैं, काला बाजारी, है ना, मिलावट आदि, इन कारणों से उपभोक्ता परेशान हो गए थे और परेशान है भी, तो असंतोष हुआ खूब ज़्यादा। तब फिर इन समस्याओं के निदान के लिए क्या शुरू हो गया, निपटने के लिए सबसे पहले ये सन याद रखिएगा 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य एवं आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया कि वस्तुओं का उत्पादन कितना होना चाहिए। कई बार कहते जब डिमांड बढ़ रही तो अगर उत्पादन नहीं होगा ना तो वहाँ पर
मूल्य नहीं बढ़ जाएगा। तो वस्तुओं का उत्पादन भी फिक्स बना रहे मांग के अनुरूप, उनका वितरण भी अच्छा रहे, कोई जमाखोरी न कर सके, उसका मूल्य भी सही ढंग से निर्धारण हो और मांग के अनुरूप पूर्ति भी हो सके। तो इस सब चीज़ों का निर्धारण करने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद वस्तुओं की नाप तौल को व्यवस्थित करने के लिए, भाई अभी यहाँ तक क्या हुआ, 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम ने कह दिया कि सही मात्रा में वस्तु बनाओ, उसको वितरण करो, मूल्य और आपूर्ति उसकी सही ढंग से निर्धारित रहे, लेकिन अभी भी उसकी नाप तौल में गड़बड़ी होती थी। तो इसलिए 1976 के आसपास, 1976 में बाट एवं नाप मानक अधिनियम, बाट एवं माप मानक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। और फिर आगे और है, फिर 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये 1955, 1976 और 1986 ये डेटा आप सन याद रखिएगा। यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और 1976 में माप मानक अधिनियम, बाट एवं माप मानक अधिनियम, और 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में क्या बात बताई गई, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपभोक्ता आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि ये अदालतें उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई। ठीक है ना। फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं ने अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागृति आ गई, और आज हमने बताया था ना, आज राष्ट्र में, भारत देश में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं। किंतु अभी भी है ना, किंतु उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण प्रभावी और मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या अभी भी कम है ना। ये संगठन और अधिक होना चाहिए, जितनी बड़ी जनसंख्या भारत में। तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार के साथ और भी स्वयंसेवी संगठनों का महत्वपूर्ण स्थान है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की दिशा में ये संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और कर भी सकती हैं, और आगे और अच्छा है ना। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति स्वयं भी तो समझे और उपभोक्ता आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए आगे आए। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपके कमेंट और लाइक और आपकी जो मांग आती है ना, आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको 4 अंक के और जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर दूं, और जल्दी से 3 अंकों का वीडियो भी, 3 अंकों के प्रश्नों का भी वीडियो आप तक पहुंचा दूं आज ही, है ना, यानी कल तक आपको सवेरे तक मिल जाए। तो यह निर्धारित करेगा कि आप कितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, कितना ज़्यादा लाइक करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही आपका विज्ञान का पेपर आएगा, मैं विज्ञान के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा डिटेल से। ठीक है। और इंग्लिश का वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डाला हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और पूरे समाज विज्ञान के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो हमने डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में अब इतना ही। खूब पढ़ें, मन लगाएं, घबराएं ना, समझ करके पढ़ने की कोशिश करें, आप सफल होंगे, यही हमारी कामनाएं हैं। तो थैंक यू, बाय, जय हिंद।